हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप डागर और आज हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। आज दोस्तों मैं आपको आईपीसी के बारे में बताऊंगा, जो हमारी धाराएं होती हैं। तो ये आईपीसी एक्ट कब बना और इसमें कितनी धाराएं हैं और क्या किस धारा का क्या क्या काम है। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों इसमें आईपीसी इंग्लिश में बोलते हैं आईपीसी, और जिसका पूरा नाम है इंडियन पेनल कोड। और इसमें 511 धाराएं हैं, और जिसमें कि धारा 3 के अंदर इसका विस्तार और इसका गठन वो दे रखा है। और उसके बाद धारा 4 से लेकर 52 के तक इसकी परिभाषाएं दी हुई हैं, जिसमें है लोक सेवक है, न्यायालय है, लाभ हानि है, स्पेशल एक्ट वगैरह वगैरह काफ़ी। तो इसमें इनकी परिभाषाएं हैं। और उसके बाद धारा दोस्तों इसमें कुछ धाराएं ऐसी है जिनको बताना कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको। और इसमें 52 के बाद में धारा 53 है, जो उसमें दंड का प्रकार दिया हुआ है। धारा 54 है, उसमें उम्र कैद का को छोटा बड़ा करने का अधिकार है। धारा 55 के अंदर धारा उम्र कैद का लघुकरण और धारा 54 के अंदर मृत्युदंड का लघुकरण। और फिर दोस्तों इसके बाद आती है धारा 76, जिसके अंदर है कार्य हेतु पाबंद व्यक्ति द्वारा तथ्य की भूल से किया गया कार्य अपराध नहीं है। मतलब कि इसमें है कि जो व्यक्ति किसी कार्य के लिए लगाया गया है और वो किसी भूल के कारण कोई अपराध करता है, जैसे कोई पुलिस वाला है, उसकी कोई ड्यूटी है और उस पर गलती से कोई काम हो जाता है, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, उसने जानबूझ के नहीं किया। इसकी इसमें छूट दी हुई है। और धारा 77 है, जिसमें न्यायाधीश का कार्य कोई अपराध नहीं है। अगर न्यायाधीश कोर्ट के अंदर कोई गलती से कोई भूल हो जाती है तो उन पर कोई चार्ज नहीं बनता, तो इसमें उनको छूट दी हुई है। उसके बाद धारा 78 है, न्यायालय के आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसमें ऐसा है, अगुवाई जैसे न्यायालय किसी कार्य के लिए आदेश देता है और तो उस पर किसी पे कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि उसने वो कार्य न्यायालय के आदेश से किया है, धारा 78 में। और दोस्तों इसमें आती है धारा 80। धारा 80 क्या कहती है कि अगर हम कोई नियम के अनुसार कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें कोई हानि हो जाती है तो वो कोई अपराध नहीं है। जैसे कि हम कोई अपना मकान बना रहे हैं और कोई नीचे कोई व्यक्ति जा रहा है, तो छत पे कोई ऊपर से कोई पत्थर ईंट वगैरह उसके सिर पे गिर जाती है, तो उसमें उसने कोई जानबूझ के नहीं किया, तो इसमें कोई अपराध नहीं बनता, ये एक तरीके की दुर्घटना है। फिर आती है धारा 80 के बाद आती है 81। इसमें क्या है, बड़ी हानि को बचाने के लिए कोई छोटी हानि करना। मतलब कि कोई जैसे आदमी गाड़ी चला रहा है और उसके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, तो वो व्यक्ति को बचाकर किसी झोपड़ी में या किसी को कोई मकान में किसी उसमें नुकसान कर देता, उसमें घुसा देता आदमी को बचाने के लिए। तो ये बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कर सकते हैं, मतलब कि ये कोई अपराध नहीं है। उसके बाद दोस्तों आती है धारा 82। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का अपराध नहीं है। मतलब 7 वर्ष से छोटा आयु का बच्चा अगर कोई अपराध कर देता है तो उसको हमारे कानून में छूट दी हुई है, उसको कोई समझ नहीं होती। फिर इसमें आती है धारा 82 में भी फिर वो यही बात कह रहा है कि इसमें थोड़ी उसने एज में और बढ़ा दी है, 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे के लिए छूट दी हुई है। और फिर धारा 84 में पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। मतलब कोई पागल अगर कुछ कर देता है तो उसको उसका मतलब अपराध के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो उसको छूट दी हुई है हमारे कानून में, क्योंकि उसको कोई अपराध के बारे में कुछ समझ में नहीं है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिर है दोस्तों धारा 85।
किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा ना होते हुए और नशा में कोई लिया गया, नशे में कोई निर्णय लिया गया, कोई निर्णय अपराध नहीं है। क्योंकि अगर उसको नशा है और उसको यही नहीं पता अगर वो क्या कर रहा है और उससे ज़बरदस्ती कोई बात कहलवाई जाती है या कोई अपराध कराया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उसके बाद आती है दोस्तों धारा 86, नशा के कारण बिना किसी आशय के किया गया कार्य अपराध नहीं है। मतलब फिर वही बात है, उसमें तो ये था कि कोई ज़बरदस्ती कराता है इच्छा के विरुद्ध, और इसमें भी ये अगर वो खुद से भी अगर नशा करके रखता है और उसमें कुछ हो जाता तो वो उसको ये समझ के छूट दी जाएगी कि भाई इसने नशा किया हो, इसको इस कानून की इस दंड के बारे में पता ही नहीं था कि ये इसका क्या परिणाम होगा। फिर उसके बाद आती है धारा 87, पीड़ित की सहमति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या सख्त चोट न हो अपराध नहीं है। मतलब कि जो जैसे कोई व्यक्ति पीड़ित है और वो किसी दर्द से परेशान है और वो ये कहता है भाई मैं इस आपको इजाज़त दे रहा हूँ और मेरा ये उंगली में इसमें कोई कुछ भी लग गया है, इसको कटवा दो या इसको निकलवा दो, तो वो कोई अपराध नहीं है, उसकी सहमति से किया गया कार्य। फिर उसके बाद है धारा 88 कि किसी व्यक्ति को उसी की इच्छा से कोई भी कार्य किया गया वो अपराध नहीं है जिसमें कि उसकी हम मृत्यु नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये काम आपको बोल रहा हूँ आप कर सकते हो मेरे लिए, मतलब उसी के फ़ायदे के लिए, किसी के फ़ायदे के लिए कोई कार्य उसकी इच्छा से करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि भाई तुम मुझे मार दो मैं तुमको बोल रहा हूँ, तो मृत्यु को नहीं लिया गया इसमें। मृत्यु मतलब किसी को मारना हर तरीके से अपराध है। फिर उसके बाद आती है दोस्तों धारा 89, मतलब कोई बच्चा पागल है और बच्चा है और एक पागल है तो दोनों ही को दिमाग उनका दोनों का ही काम नहीं करता, मतलब बच्चा को भी समझ नहीं होती और पागल को भी नहीं होती, तो उनके जो गार्जियन होते हैं, माता पिता जो भी है, बड़ा भाई, उनकी सहमति से अगर उनके लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता धारा 89 के अनुसार। तो फिर दोस्तों धारा 90, मतलब कि कोई बच्चा, पागल या कोई भी व्यक्ति डर के या नशे में कोई भी सहमति देता है अपनी किसी भी कार्य को तो वह मान्य नहीं होगी धारा 90 के अनुसार। 92 किसी की सहमति के बिना उसके फायदे के लिए किया गया कार्य, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति हम कोई कार्य करते हैं और जिससे किसी को कोई हानि ना हो, फ़ायदा हो, तो वो धारा 92 के अनुसार कोई अपराध नहीं है। फिर है धारा 93 क्या कहती है दोस्तों, सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना जिसके सुनने से कोई हानि हो अपराध नहीं है। मतलब कि जैसे कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में और डॉक्टर आके उसको खबर देता है किसी भी तरीके की उसके फ़ायदे के लिए, अगर भाई तेरे तो ये खुशी है, कोई भी खुशी की या कोई भी जिसमें और उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो कोई अपराध नहीं है, उसने उसके फ़ायदे के लिए उसके लिए खबर दी थी। तो धारा फिर आती है 94, मतलब कि ये 94 धारा आजकल, मतलब कि ये हमेशा इम्पोर्टेंट धारा है। धमकियाँ देकर किया गया कार्य अपराध नहीं है, धमकियाँ देकर करवाया गया कार्य अपराध, मतलब कि अगर कोई किसी को डरा धमका के कोई कार्य करवाता है तो जो व्यक्ति कर रहा है उसका वो कार्य कोई अपराध नहीं है, इस अपराध के अंदर वो व्यक्ति आएगा जो धमकियाँ दे रहा है। 97 प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति की स्वयं की संपत्ति की रक्षा का अधिकार है, मतलब कि जो हमें अपनी संपत्ति और अपने स्वयं की उसकी रक्षा करने का अधिकार है। जैसे कि हम अपनी रक्षा के लिए अपनी वस्तु के लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं आर्म्स का, तो वो धारा 97 के ही अनुसार हमें अधिकार मिला हुआ है, जिसमें हम अपने शरीर की और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए किसी पर भी हमला कर सकते हैं जिसमें हमें जान माल का खतरा हो। फिर आती है दोस्तों 98 धारा, इसमें क्या कहती है, पागल व्यक्ति से आत्मरक्षा का अधिकार है। जैसे कोई पागल व्यक्ति आ जाता है
और वो आपके ऊपर हमला कर देता है, तो आपको इसमें अपनी जान बचाने का पूरा अधिकार है, चाहे वो आप कैसे भी बचाएं। तो दोस्तों फिर है 99 के अनुसार जिनके खिलाफ हमें अपना कोई अधिकार नहीं है। लोक सेवक अपना कर्तव्य निभाते समय किसी प्रकार कार्य के प्रति, मतलब कि यदि कोई भी सरकारी मुलाजिम, जिसमें पुलिस हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, और वो सरकारी कार्य कर रहा है, तो उसमें हमें कोई अपने उसके खिलाफ हमें कोई अधिकार नहीं है। और कोई भी लोक सेवक या कोई भी अफसर, जैसे कोई भी डीसी या सरकारी आदेश के खिलाफ हमें जाने का कोई अधिकार नहीं है। जिसमें कानून के तहत अगर कोई आदेश देता है तो उसमें हम कुछ नहीं, मतलब उसके खिलाफ नहीं जा सकते। आत्मरक्षा का अधिकार कब मृत्यु करने तक है, मतलब कि हमें आत्मरक्षा का अधिकार मतलब किन किन कारणों में समय है कि हम किसी दूसरे की मृत्यु कर सकते हैं। धारा 100 के अनुसार हम तो मौत, यदि अगर कोई दूसरा हमें मारने आया तो हमें उसको मारने का अधिकार है धारा 100 के अनुसार। और यदि वो हमें किसी पहाड़ी, फरसा वगैरह से खतरनाक चोट पहुंचाता है तो भी हमें उसके विरुद्ध अधिकार है। फिर बलात्कार, अगर कोई किसी स्त्री के साथ बलात्कार करना चाहता है तो उसके खिलाफ वो स्त्री उसको मार सकती है धारा 100 के अनुसार। धारा 100 ये कहती है अगर कोई व्यक्ति किसी औरत के साथ बलात्कार ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो अपने बचाव में उसके हमला कर सकती है, जिसमें चाहे उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए। फिर है अपहरण। अगर कोई किसी का अपहरण करता है तो वह अपने बचाव में उसको उस पर हम मार सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है। और यदि कोई उसको पकड़ के लेके जाता हो या उसको किडनैप करके रखता हो तो इसमें उसको मारने का पूरा अधिकार है। दोस्तों इसमें एक धारा है, धारा 103 ये हमें संपत्ति की रक्षा का अधिकार देती है, जिसमें कि कोई व्यक्ति अगर हमारी संपत्ति को लूटने आ रहा है तो हमें उसको बचाने का पूरा अधिकार है हर तरीके से। या कोई चोरी करने आ रहा है, या कोई आग लगाने आ रहा है, या कोई मौत के मारने या फिर कोई खतरनाक चोट पहुंचाने की आशंका से आपके पास आ रहा है तो आपको पूरा अधिकार है, आप उसको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा सकते हो धारा 103 के तहत। 109 में जब कोई किसी को उत्तेजित करता है तो उसकी सज़ा उस अपराध के बराबर ही होगी। मतलब कि किसी को कोई परेशान करता है और उकसाता है तो उसमें उसकी सज़ा उस अपराध के अनुसार ही सुनाई जाएगी। वो इतना ही भागीदार होगा उकसाने वाला जितना उसमें उस अपराध में सज़ा बनती है। दोस्तों फिर आती है इसमें धारा 114। ये क्या कहती है कि दुष्प्रेरक यदि अपराध के समय हाजिर है तो वह भी उसको भी वही सज़ा मिलेगी। मतलब कि जो उकसा रहा है और वो अपराध होने के समय वहाँ पर हाजिर है तो वो भी करने वाले के बराबर ही भागीदार होगा, उसको भी वही सज़ा मिलेगी। और फिर आती है दोस्तों इसमें धारा 115, मृत्यु या उम्र कैसे दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न भी घटे, मतलब कि कोई किसी को मारने के लिए मारने या उम्र कैद का कोई भी दंड बनता है तो उसमें अगर अपराध कोई किसी को उकसाता और अपराध ना भी हो तो भी उसे 7 साल की सज़ा का हकदार होगा वो व्यक्ति। और दोस्तों इसमें एक है धारा 119, लोक सेवक द्वारा अपराध की परिगणना। मतलब कि कोई भी सरकारी अफसर को ये पता है भाई ये अपराध घटेगा और ये कोई पुलिस वाला है उसको किसी को भी ये पता है ये अपराध घटेगा और वो ये बताता नहीं है तो धारा 119 के अनुसार वो भी सज़ा का अपराधी है। और 120 में यदि कोई व्यक्ति अपराध को छिपाता है, अपराध की खबर को छिपाता है, उसको पता है अपराध होने वाला है और वो नहीं बताता है तो धारा 120 के तहत वो अपराधी होगा। इसमें जो ज़रूरी है इम्पोर्ट, दोस्तों मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट धारा है वो ही बताऊँ, फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। धारा एक है धारा 124, जिसके अनुसार हमें अगर हम कोई अपराध करते हैं राजद्रोह
उम्र कैद 3 साल। मतलब कि हम किसी भी सरकार स्टेट की सरकार के विरुद्ध कोई भी आंदोलन करते हैं और जिसमें धारा 124 लगाई जाती है, तो उसके अनुसार हम धारा 124 के अनुसार हम अपराधी होंगे और जिसमें 3 साल तक की सज़ा होगी। और धारा 136 है फौजी भगोड़े को घर में आश्रय देना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जंग के मैदान से फौज से भाग के आता है और उसको कहीं पर भी कोई अपने घर में जगह देता है छुपने की, तो वह धारा 136 के अनुसार 2 साल का और जुर्माने का भागीदार होगा। और धारा 140 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी फौजी की वर्दी को पहनता है किसी भी गलत आशय के साथ, गलत उसके लिए कार्य के लिए, तो वह 3 माह 500 रुपये तक का जुर्माने का भागीदार होगा। तो दोस्तों ये आज मैं 140 धारा तक ही बताता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और फिर बाकी की धाराओं के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों मैं ये कोशिश करता हूँ इतनी मेहनत करके अब भाई आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।